Hello everyone, welcome back in your environmental engineering online lecture। जैसे कि आप जानते हैं इसके प्रीवियस जो इससे पहले हमारा लेक्चर हुआ है उसमें हमने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का पहली यूनिट का पहला पार्ट स्टार्ट किया था। आज उसी पार्ट को यूनिट फर्स्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। पहले देखते हैं पैटर्न। आप सभी को पता है 5 यूनिट दी गई है। 5 यूनिट, ईच यूनिट से आपको 21 मार्क्स का मिलेगा। 14 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है और टोटल 14 × 5 यानी कि 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है। इसमें से आपको कुछ चॉइसेस मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ आपके लिए एडवांटेज हो जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। पहले सभी टॉपिक कवर, सभी जितने भी हमारे सारे टॉपिक हैं उन्हें कवर करने के बाद वापस इस स्लाइड पर आएंगे, फिर देखेंगे आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो आज जैसे यूनिट फर्स्ट है आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का, पार्ट बी स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। तो इसमें हम आज क्रोनोलॉजिकली वन बाय वन जो टॉपिक डील करने वाले हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला है आपका पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड। जो इससे पहले हमने जो पहली जो यूनिट पार्ट 1A हमने कंप्लीट किया था उसमें हमने एक मेथड के बाद डिस्कस कर लिया था। बाकी जो मेथड है वो आज समझने वाले हैं। इसके बाद हम समझेंगे ट्रांसमिशन ऑफ वाटर, उसके बाद स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट, टाइप्स ऑफ कंड्यूट, लेइंग इन वाटर सप्लाई पाइपलाइंस, एंड लास्ट में देखेंगे टेस्टिंग एंड लीकेज कंट्रोल इन वाटर सप्लाई पाइपलाइन। राइट। तो ये तो हमने समझ ही लिया था कि पॉपुलेशन फोरकास्टिंग होता क्या है। बेसिकली आपके पॉपुलेशन को कैलकुलेट करना, फ्यूचर पॉपुलेशन को। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके मेथड होते हैं। तो हमने जो पहले जो कवर किया है वो अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड हमने पढ़ा था, जो एक सिंपलेस्ट मेथड होता है और जो यूज नहीं होता है आपके स्मॉल एरिया के लिए। वो हमने एक उस पर न्यूमेरिकल भी पढ़ा था। अब आगे चलते हैं, आपका दूसरे मेथड पे बात करते हैं जो है जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। ये मेथड क्या है? ये मेथड भी आपके पॉपुलेशन को इसमें जो आपका है जो इंक्रीज रेट ऑफ पॉपुलेशन इसमें कांस्टेंट नहीं होगा। ठीक है, और ये जो मेथड है आपके स्मॉल सिटी के लिए सुटेबल है। राइट। और क्या है कि ये आपके न्यू डेवलपिंग टाउन के लिए भी सुटेबल होता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड में फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पे जो हमारा इसका फॉर्मूला होता है पी एन इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला होगा पी एन इज इक्वल टू पी नॉट 1 + R/100 ब्रैकेट बंद होल ट्वाइस एन होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा पी नोट की बात अगर हम करेंगे, जैसा हमारा अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड में था सेम वही मतलब होगा पी नोट का, क्या? लास्ट नॉन पॉपुलेशन। ठीक है, पीएन क्या है हमारा? पीएन है हमारा पॉपुलेशन आफ्टर एन नंबर ऑफ डिकेड्स। ठीक है, एन क्या होगा यहाँ पे? एन है हमारा नंबर ऑफ डिकेड्स बिटवीन पी नॉट एंड पीएन। राइट। आर क्या है? ग्रोथ रेट होगा, इंक्रीज इन पॉपुलेशन अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन इनटू 100। ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं न्यूमेरिकल के थ्रू। तो न्यूमेरिकल हमसे पूछा गया है इसमें कि कंसीडर डाटा गिवन इन एग्जांपल फर्स्ट, predict the population for the year 2021, 2031 and 2041। तो जैसे मैंने आपको कहा था डिकेड का मतलब क्या होता है, जब हम 10 साल 10 साल की वहां पे जब बात करेंगे, 10 ईयर की जब हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या, हमें क्या पूछ रहा है इसने, प्रिडिक्ट करना है पॉपुलेशन को 2021, 2031 और 2041 में। ठीक है, यहाँ पे हमें टेबल क्या दिया हुआ है, हमें जो गिवन है ईयर दिया गया है और पॉपुलेशन हमें दी गई होगी, जैसा हमें अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड में, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड में दिया गया था सेम वैसा ही यहाँ पे दिया होगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जैसे हमने अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड में इंक्रीमेंट निकाला था। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंक्रीमेंट निकालेंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है 1971,
1961 में हमें कुछ पॉपुलेशन दी गई है, 1971 में कुछ दे रखी है, और 2011 तक हमें पॉपुलेशन दे रखी है। और यहाँ पे हमने जो इसमें जो डिफरेंस दे रखा है कितने का है, 10 ईयर का डिफरेंस हमने हर हर एक रो में दे रखा है, राइट। और उसकी पॉपुलेशन भी हमने लिख रखी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंक्रीमेंट लिखेंगे। तो जैसे हमने अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड में देखा था कि इंक्रीमेंट निकालने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले जो आपके सेकंड ईयर में जो आपकी पॉपुलेशन आई है, इससे पहले ईयर में जो पॉपुलेशन आई है उससे घटा देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे 1971 में जो पॉपुलेशन हमारी है उसको 1961 में से घटा देंगे। तो 1015672 में से माइनस कर देंगे 858545। तो क्या आएगा, हमारा आएगा 157127। ठीक है। सिमिलर ऐसी इसी में करेंगे 1981 में। तो 1981 में जो पॉपुलेशन होगी इसमें से आपकी 1971 वाली घटा देंगे। तो कितना आएगा, आपका जो पॉपुलेशन आएगी उसे हम इंक्रीमेंट में लिख देंगे। डिक्टो ऐसे यहाँ पर होना है, ऐसे यहाँ पे होगा और ऐसे यहाँ पर होगा कि जिस ईयर की हमें निकालनी है उससे पहले ईयर की जो होगी वो माइनस कर देंगे, और जो हमारा जो एक वैल्यू आएगी उसे ही हम बोलते हैं क्या, इंक्रीमेंट, राइट। इसमें क्या अलग है, यहां तक तो हमने अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड में भी किया था। इसमें हमें जियोमेट्रिक इंक्रीज रेट ऑफ ग्रोथ निकालनी है। ठीक है, इसमें एक कॉलम हमारी बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ पे हमें लिखना होगा जियोमेट्रिकल इंक्रीज रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है। यहाँ कैसे करते हैं देखो, आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे 157125, और जो इससे पहले वाली जो आपकी पॉपुलेशन होगी, ठीक है, इससे पहले वाली जो पॉपुलेशन होगी उससे इसे डिवाइड कर देना। समझ रहे, दोबारा देखो, जो हमारी पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट जो आया है हमारा पहले ये वाला, इसमें से जो इससे पॉपुलेशन में जो इससे पहले वाले रो की जो पॉपुलेशन होगी उससे हम इसे डिवाइड कर देंगे, सभी में ऐसे ही करना। अब देखो जैसे इसकी पॉपुलेशन इंक्रीमेंट आया था हमारा, इस इंक्रीमेंट को इस पॉपुलेशन से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ऐसी इस इंक्रीमेंट को हम इस पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, ऐसी इस इंक्रीमेंट को इस पॉपुलेशन डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे ही हम डिवाइड करते चले जाएंगे। तो जो हमारा यहाँ वैल्यू आने वाली है उसे ही हम बोलेंगे रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो रेट ऑफ ग्रोथ हमारी आ गई। तो 11th क्लास में हम लोग आप लोगों ने पढ़ा होगा जियोमेट्रिक मीन क्या होता है। दिस इज इक्वल टू, ये होता है आपका R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट R1 इंटू R2 इंटू R3, और ये डॉट 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 R की पावर R सबस्क्रिप्ट n तक होता है। तो जब n तक होगा तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, n कर देंगे। तो हमें यहाँ पे बेसिकली अब क्या निकालना है, हमें निकालना है जियोमेट्रिक मीन, जिसे हम देखो, जिससे हमने यहाँ पे क्या बोला हुआ है, यहाँ पे R बोला था, और यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, IG। तो मैंने दोनों इसलिए मेंशन कर दिए कि IG भी होता है और ये आपका R भी बोला जाता है, इसकी बात कर रहे हैं। देखो, जब ज्योमेट्रिक में मीन निकालेंगे उसे R भी बोलते हैं और IG भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे ज्योमेट्रिक मीन निकालते थे वैसे हम यहाँ पुट कर देंगे स्क्वायर रूट R1 कितना हो जाएगा 0.18, R2 कितना हो जाएगा 0.18, R3 कितना हो जाएगा 0.40, R4 कितना हो जाएगा 0.203, R5 कितना हो जाएगा 0.24। तो ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, राइट। पुट करने के बाद इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी इक्वल टू 0.235। ठीक है, ये वैल्यू हमने किस में निकाली, ये हमारी परसेंटेज नहीं आई है। तो परसेंटेज में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हम इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू आई है IG जो हमारा आया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो कितना परसेंटेज आ गया, ये आ गया 23.5% हमारा आ गया। ठीक है, और इसे किसी किसी बुक में अलग मेथड से भी सोल्व कर रखा है। जैसे हमने यहाँ पे क्या निकाला, रेट ऑफ ग्रोथ इंक्रीमेंट को इससे पहले वाले ईयर में जो पॉपुलेशन थी उससे डिवाइड करने के बाद हमने यहाँ पे लिख दिया था। लेकिन किसी किसी बुक में ये 0.18 को यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर रखा है, इन सभी को। ठीक है, फिर यहाँ पर इन्होंने परसेंटेज में निकालना नहीं पड़ता, वो जो वैल्यू आती है परसेंटेज में आती है। तो यहाँ पर हमने परसेंटेज में नहीं निकाला था, इसलिए हमने इसमें 100 से मल्टीप्लाई किया। दैट्स वाई जो वैल्यू हमारी आई वो किस में आई,
100 में मतलब परसेंटेज में आ गया। ठीक, तो अब क्या है, हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, हमारे पास आर भी आ गया, मतलब आईजी भी आ गया, तो मतलब आर भी आ गया, और हमारे पास पी नोट भी अवेलेबल है। पी नोट हमारा क्या था, जो लास्ट ईयर में हमारी पॉपुलेशन थी। तो लास्ट ईयर में पॉपुलेशन क्या है हमारी, देखिएगा पॉपुलेशन लास्ट ईयर में क्या थी, ये रही, कितनी है, 2585862। ठीक है, वो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, 1 + आर कितना है, आर या आईजी कितना आया, 23.5, तो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और कितने उस डिकेट का निकाल ले, वन, पहले डिकेट का निकाल ले तो कितना जाएगा, पर वन आ जाएगा। राइट, अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो पॉपुलेशन आ जाएगी इन ईयर 2021 में। ठीक है, तो पी 2021 हमारा यहाँ से निकल गया। सिमिलरली ऐसे ही हम 2031 और 2041 की को कैलकुलेट करेंगे। तो 2021 और 31 जो हमारा आएगा, क्या आएगा, सेम पी नॉट वही जो हमारा प्रीवियस ईयर लास्ट जो पॉपुलेशन थी। ठीक, 1 + 0.235 जो हमारा आर आया था। राइट, और कितने डिकेड में निकाल ले, सेकंड में निकाल ले तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड में निकालेंगे तो थर्ड, फिर 3 आ जाएगा। तो ये हमारी क्या आ गई, यहाँ पे पॉपुलेशन आ गई। ठीक है, तो अभी तक हमारे दो न्यूमेरिकल हो गए, दो मेथड पे, पहला अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड पे, दूसरा जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड पे। दोनों मेथड अभी हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड की ओर। जो थर्ड मेथड है आपका, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। तो बेसिकली जो ये मेथड है, ये आपका कॉम्बिनेशन है अरिथमेटिक इंक्रीज एंड इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। ठीक है, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, इसे देखते हैं। तो इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड फॉर्मूला जो हमारा होगा, पी एन इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार प्लस होल ब्रैकेट, इसमें स्मॉल ब्रैकेट एन, फिर इसके अंदर एक ब्रैकेट लेंगे n+1, स्मॉल ब्रैकेट बन, ये बड़ा ब्रैकेट बन, और फिर बड़े ब्रैकेट डिवाइड बाय 2, और ये वाला ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, डिवाइड इनटू y1। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है दोनों जो अब तक हमने न्यूमेरिकल किए हैं, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड में भी और ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड में भी, तो पी नोट क्या है हमारा, लास्ट नॉन पॉपुलेशन। सेम वो ही पी नोट का मतलब यहाँ पर भी होने वाला है। ठीक, पीएन का मतलब पॉपुलेशन प्रिडिक्ट आफ्टर एन नंबर ऑफ डिकेड। पहले भी दोनों न्यूमेरिकल में यही मतलब रहा है। एन क्या है, नंबर ऑफ डिकेड बिटवीन पी नॉट एंड पीएन, सेम है। अब यहाँ पे एक्स बार और वाई बार क्या है, एक्स बार ही हमने निकाला हुआ था, जो हमने अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड में भी निकाला था, और आपका ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड में भी हमने निकाला था, मतलब इंक्रीमेंट। ठीक है, तो एक्स है आपका इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ठीक, वाई बार क्या हो जाएगा, हमें इंक्रीज पे इंक्रीज निकालना है। राइट, इंक्रीज पे इंक्रीज जब हम निकालेंगे तो वाई बार जब कहलाएगा एल्जेब्रिक मीन ऑफ इंक्रीमेंटल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, यहाँ पे हमें इंक्रीज पे इंक्रीज निकालना होगा। ठीक है, अब न्यूमेरिकल में समझते हैं इंक्रीज पे इंक्रीज किस तरीके से निकालना। चलिए देखो, तो न्यूमेरिकल क्या है हमारा, यह है कि कंसीडर डाटा गिवन इन एग्जांपल फर्स्ट, predict the population for the year 2021, 2031 and 2041 using incremental increase method। ठीक है, इसी न्यूमेरिकल को अब हम इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो, तो अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड में जो हमने मेथड यूज किया था, जो कॉन्सेप्ट लेकर के चले थे, वहां तक का कॉन्सेप्ट तो हमें ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड में भी लेके जाना है, उस स्टेप को, उसे इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड में भी लेके जाना। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, ईयर दे रखा है, पहले कॉलम में हम ईयर लिख देंगे। ठीक है, पहले कॉलम में ईयर लिख दिया, दूसरे कॉलम में पॉपुलेशन लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना होगा हमें, अब हमें क्या करना है, हमको इंक्रीज निकालना है, जैसे अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड और जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड में भी निकाला था। तो देखो,
यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, इंक्रीज जब निकालेंगे तो इंक्रीज जो आपका होने वाला है, आपका जो आपकी पॉपुलेशन यहाँ पर है, जो पॉपुलेशन 1971 में जो पॉपुलेशन है उससे पहले ही डिकेड्स में जो पॉपुलेशन आई थी उसको माइनस कर देना, जो हमने पहले भी किया था। तो 1015672 में से हम माइनस कर देंगे 858545। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आई हमारी 157125। ठीक है, डिक्टो सिमिलर यही प्रोसेस हम यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, और वैल्यू हमारी इस तरीके से यहाँ पर निकल जाएगी। ठीक है, अब इसमें है इंक्रीमेंटल इंक्रीज कैसे निकलेगा। अब ये देखो, यहां तक तो हमें आता है, यहां तक हम निकाल लिए। इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड में क्या करना होगा, जैसे हमने इंक्रीज मेथड किया वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे करना क्या होगा, अब हमें क्या है, हमारे पास दूसरा यानी कि 9081 में से माइनस करना होगा। तो 9081 में से हमें 9071 में जो पॉपुलेशन है, इंक्रीज वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ, यानी कि 1981 में जो हमारा इंक्रीज आया था, जो 1971 में आया है उसको माइनस कर देना है। ठीक है, 98 1981 में से 1971 को माइनस कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो यहाँ लिख देंगे। और इसमें क्या है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नहीं कि इंक्रीज पर इंक्रीज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक, हमने यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद इसको भी डिक्टो ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर आ गया सिमिलरली दिस इज फॉलोज, तो ये भी ऐसा आएगा, ये माइनस में आ गया है। ऐसे ही हमने यहाँ पे किया क्या, 508042 में से 386282 माइनस किया, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर इसको हमने यहाँ पे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ये टोटल आ गया। इसके सोल्व करने के बाद टोटल जब आएगा तो इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज क्या होता है, जितने नंबर है 1 2 3 4, 4 है, 4 को ही जितना टोटल आया उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, और हमारा ये क्या आ जाएगा, हमारा एवरेज आ गया। ठीक है, ये हमारा एवरेज आ गया। ये हो गया हमारा एक्स बार, ये हो गया हमारा वाई बार। ठीक है, ये क्लियर हो गया। जो हमारा टोटल यहाँ पे हमने एवरेज निकाला है, ये हो गया एक्स बार, और ये हमने हमारा आ गया वाई बार। ठीक, अब हमारे पास फॉर्मूले में पुट करने के लिए सारी वैल्यूज आ गई। क्या आ गई, हमें पी, हमारा फॉर्मूला क्या था, देखो फॉर्मूला देख लेता हूँ। फॉर्मूला क्या था, पी नॉट पी एन इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एन एक्स बार प्लस डबल ब्रैकेट एन स्मॉल ब्रैकेट एन प्लस वन ब्रैकेट क्लोज सेकंड ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय टू ब्रैकेट क्लोज इनटू वाई बार। तो एक्स बार क्या है यहाँ पे, आपका इंक्रीज में जो आपका एवरेज आया है वो है। वाई बार क्या है, जो आपका इंक्रीमेंटल इंक्रीज, इंक्रीज के इंक्रीज में जो एवरेज आया है वो हमने वाई बार ले लिया। सब कुछ वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें सिर्फ वैल्यूज को आप अपने इस फॉर्मूले में पुट करना है, और हमारे पास पॉपुलेशन आ जाएगी 2021 में, 31 में और 41 में। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो P 2021 में हमने क्या किया, P आपका जो यहाँ पे जो हमें आगे रखा है क्या, 2585862 वैल्यू पुट की, राइट। इसके बाद फिर जो हमारा यहाँ पे आया है एवरेज निकाला, एक्स बार यहाँ पुट किया इनटू वन ब्रैकेट क्लोज प्लस, फिर बड़ा ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में वन प्लस वन क्योंकि वन के लिए निकाल रहे हैं, है ना, पहले टिकट के लिए निकाल रहे हैं। तो वन प्लस वन डिवाइड बाई टू इंटू वाई बार यहाँ हमने पुट कर दिया। ठीक है, वाई बार हमारे यहाँ पर आ गया, और वाई बार हमने पुट किया सेम। इसकी सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो एक नंबर आएगा वो आ जाएगा पॉपुलेशन। कौन से ईयर में, हमारी पॉपुलेशन इन ईयर 2021। ठीक है, अब देखिए सिमिलर ऐसे ही हमें यहाँ पे निकालना है फॉर द ईयर 2031 के लिए। सेम वही फॉर्मूला यूज होगा, सिर्फ हमें टू सेकेंड डिकेड के लिए निकालने हैं, तो यहाँ पे टू लिख देंगे, यहाँ पे भी टू लिख देंगे, और यहाँ पे भी टू लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे टू लिखेंगे, और सोल्व करने के बाद जो पॉपुलेशन आएगी वो 2031 की जाएगी। सिमिलरली हमें इसमें भी ऐसे ही आगे चलना है। ठीक है, तो जैसे हमने अभी तक मेथड पढ़े हैं, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड हमने पढ़ लिया। तो आपका मेथड और इन तीनों में से कोई भी एक न्यूमेरिकल एग्जाम में जरूर आता है, तो ये आपको छोड़कर नहीं जाना है।
सारे मेथड करके जाने हैं, इनके फॉर्मूले याद करके जाने हैं। मेथड आया तो मेथड को एक्सप्लेन कर देना है, फॉर्मूला आपका न्यूमेरिकल आया तो न्यूमेरिकल को भी आपको एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आपका नया टॉपिक, वो है ट्रांसमिशन ऑफ वाटर। तो वाटर का ट्रांसमिशन क्या होता है? तो बेसिकली आपके पानी को, जो पानी को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन ऑफ वाटर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो वाटर ट्रांसमिशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ मूविंग वाटर फ्रॉम इट्स सोर्सेज टू द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि आपका जहां से सोर्सेज है, जहां सोर्स है आपका, वहां से जहां तक पानी हमें पहुंचाना है, उस पहुंचाने की प्रोसेस को ही ट्रांसमिशन ऑफ वाटर बोलते हैं। या हम ये बोलते हैं ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन ऑफ वाटर इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, ये कहना ज्यादा बेटर रहेगा कि सोर्सेस से डिस्ट्रीब्यूशन प्लेस तक या कंज्यूमर तक पहुंचाना वाली जो प्रोसेस होती है, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ वाटर। पहुंचाया किसके थ्रू जाता है? पाइपलाइन के थ्रू। ठीक है, अब इसका पर्पज क्या होता है? पर्पज क्या होगा? हम पानी को एक जगह से दूसरी जगह क्यों पहुंचाते हैं? एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, एग्रीकल्चर में अगर हम पानी चाहिए तो पाइप के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। अगर ग्राउंड वाटर से भी हम पानी को समरसेबल से आप ले रहे हैं, अपलिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो भी तो हमें पाइप के थ्रू ही पानी ऊपर लाना पड़ेगा ना, राइट? तो पर्पस बेसिकली इसका हो जाएगा कि पानी अपनी जरूरतों के लिए जहां पे भी पानी को रिक्वायरमेंट को यूज करने के लिए यूज जब हम करेंगे, जहां पर बैठे वहां पर यूज करने के लिए जब हम यूज करेंगे तो उसे ट्रांसमिशन बोलेंगे। थ्रू द पाइप पहुंचता है पानी आपका। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? कंपोनेंट्स में आपका इसमें पंपिंग पाइपलाइन होती है, पाइप्स यूज होते हैं कंपोनेंट्स में, पंपिंग स्टेशन होते हैं आपके। ठीक है, इन आपके मैकेनिकल इक्विपमेंट यहाँ पे यूज होते हैं। ठीक, इन सभी के कॉम्बिनेशन से ही आपका पानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। आपके जो पंपिंग स्टेशन है, वहां से पानी को पंप किया जाता है। ठीक है, अगर आपका जो कंज्यूमर है वो एलिवेशन पॉइंट पे रह रहा है कंपेयर टू आपके सोर्सेस के, तो पंप पानी को पंप करना पड़ेगा ही। ठीक है, स्टोरेज टैंक में क्या होगा? पानी को स्टोर करते हैं। ठीक, पाइपलाइन के थ्रू पानी कन्वे किया जाता है। मेथड क्या होता है? मेथड मेथड्स क्या होते हैं आपके? पाइपलाइन, सबसे पहले पाइपलाइन आपकी प्लेस की जाएगी, लेट की जाएगी। ठीक है, पाइपलाइन के बाद पंपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, उन पंपिंग स्टेशन को ही पाइपलाइन के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, फिर पाइपलाइन पंपिंग स्टेशन हो गए, उन पंपिंग स्टेशन के थ्रू पानी भी तो कहीं पे कलेक्ट होगा, वो कहाँ पर होगा? स्टोरेज टैंक में होगा। तो जो पानी आपका आया, जो पानी आप पंप कर रहे हो, उसे स्टोर भी करोगे कहीं पे, उसे बोलते हैं स्टोरेज टैंक। ठीक, अब क्या है कि ट्रांसमिशन थ्रू पाइप कैन बी ईदर बाय ग्रेविटी फ्लो और बाय द पंपिंग। ये आपका जो ग्रेविटी फ्लो है और पंपिंग है, ये हम नेक्स्ट जो यूनिट आपकी होने वाली है उसमें पूरा पूरी इसमें इमेज के साथ समझने वाले। लेकिन यहाँ पे ट्रांसमिशन और फ्लो को समझने के लिए मैंने एक मेथड यहाँ पे दिखा दिया है, जिसे बोलते हैं पंपिंग मेथड। पंपिंग मेथड कब यूज किया जाता है? पंपिंग, पंप का मतलब क्या होता है? पंप, पंपिंग में कौन सा वर्ड यूज आ रहा है? पंप। और पंप क्या करता है? पंप, पंप का यूज होता है पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, या लो लिफ्ट से अपलिफ्ट पानी करना। ठीक है, तो पंपिंग मेथड यहाँ समझते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इमेज आपकी जो यहाँ पे लगाई है, वो पंपिंग मेथड को भी यहाँ पे समझ लेंगे। तो आपका ट्रांसमिशन देखो, यहाँ पे क्या है? वाटर रिसीविंग टैंक है आपका। ठीक है, यहाँ पे पानी आपका रिसीव हो रहा है, यहाँ पे पानी आपका कलेक्ट हो गया। कलेक्ट होने के बाद आपकी जब ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग तक जब आपको पानी पहुंचाना पड़ेगा, तो पानी को अपलिफ्ट करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे प्रेशर प्रेशर करके ऊपर पहुंचाना पड़ेगा। तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं। पॉसिबल कब होगा? जब हम वहां पे पंप यूज करेंगे। तो ये क्या है आपका? स्टोरेज पंप, यहाँ पे पंप स्टोर है आपका। तो पंप ही आपका क्या करेगा? वाटर रिसीवर टैंक में से पानी को लेगा, इनलेट करेगा, और यहाँ से आउटलेट करके ऊपर तक आपका पानी पहुंचा देगा।
ठीक है। अब ये पानी यहाँ पहुंचा और ये आपका एक एलिवेटेड टैंक है, यहाँ पे भी पानी स्टोर हो जाएगा। यहाँ पानी स्टोर क्यों हो रहा है? आप सपोज करो आपका इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है, या जो आपके जितने भी अर्बन एरिया है, तो वहां पे आपका जो पंप जब ऑन किया जाता है उसका एक टाइम होता है। जब वो पंप नहीं चल रहा है, तब अगर पानी आप यूज करोगे तो कैसे करोगे? पंप तो चल नहीं रहा है। तो अपनी कन्वीनियंसी के लिए आप क्या करते हैं, टैंक बना लेते हैं, उस टैंक को अपना उसे फिल कर लेते हैं, भर लेते हैं, और जैसे ही आपको कभी रिक्वायरमेंट होती है आप उसे यूज कर लेते हैं। बेसिकली अपनी कन्वीनियंसी को देखते हुए तो हम काम कर रहे हैं, अपनी कन्वीनियंसी को देखते हुए तो हम पंप बना रहे हैं, हमने पंप यूज किया और सभी चीजों को बना रहे हैं। ठीक है, तो यही आपका था ट्रांसमिशन ऑफ वाटर, जैसे ही हमने इस डायग्राम से समझा। ठीक। अब यहाँ पे एक सवाल बनता है कि स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट इन ट्रांसमिशन ऑफ वाटर, आपके स्ट्रक्चरल कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है आपके ट्रांसमिशन ऑफ वाटर में? ठीक है, तो क्या है? तो फॉर इफेक्टिव एंड सेफ वाटर ट्रांसमिशन स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट इंक्लूड रोबस्ट पाइपलाइन, प्रॉपर joining, तो इसमें क्या है, वेरियस टाइप्स के हमारे स्ट्रक्चरल इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, है ना? तो सब क्या कौन कौन से सिग्नल होंगे? जैसे हमने पहले लिख रखा है कि कौन कौन से यूज होंगे। सबसे पहले क्या है आपका पंप, पाइप पाइप यूज होते हैं। ठीक है, पाइपलाइन यूज होती है, पाइपलाइन में भी आपके अलग अलग तरीके के मटेरियल यूज होंगे। मटेरियल कौन सा यूज हो सकता है? आपका कास्ट आयरन यूज होगा, आपका प्लास्टिक मटेरियल यूज होता है, आपका कंक्रीट यूज होता है। ठीक है, तो ये आपके मटेरियल। इसमें और क्या प्रोसेस होती है? मटेरियल के साथ साथ स्ट्रक्चरल इक्विपमेंट होती है, इसमें ज्वाइंट करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट चाहिए इंस्ट्रूमेंट की, आपको लेइंग करने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ट्रेंचिंग करने के लिए भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए, बैंड और थ्रस्ट ब्लॉक के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए, टेस्टिंग करने के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है। ठीक है, इसके बाद और क्या है, इनटेक स्ट्रक्चर आपके लिए इसमें रिक्वायरमेंट होता है, स्टोरेज फैसिलिटीज रिक्वायरमेंट होती है, रिजर्वायर्स मटेरियल्स रिक्वायर होता है। तो ये बेसिकली क्या है आपके रिक्वायरमेंट, स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स है ना। वाल्व यूज होते हैं। ठीक है, और पंपिंग स्टेशन आपके यूज होंगे, बेस्ट इसमें पंप यूज होता है, कंट्रोल यूनिट यहाँ पे यूज होती है। तो ये सारा स्ट्रक्चर यूनिट आपके यहाँ पे यूज होती है, आप लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे ये सारे हमारे क्या थे, स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट थे। तो ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट कौन कौन से हैं, उन स्ट्रक्चरल उन रिक्वायरमेंट को एक्सप्लेन करो। 2 नंबर में भी ये पूछा जा सकता है। तो अब एक नया टॉपिक जो आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो नया है वो है कंड्यूट। जो लास्ट हमने टॉपिक कवर किया है वो भी नया ऐड किया गया है। अब है कंड्यूट। कंड्यूट क्या होता है? ठीक है, तो बेसिकली ये एक चैनल है और पाइप हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि अलग अलग में हम इसे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंसी हम इसको बना सकते हैं, बनाते हैं। तो वाटर ट्रांसमिशन में जिसके थ्रू पानी कन्वे किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो वही जिसके थ्रू किया है उसे बोलते हैं हम कंड्यूट। तो हमने क्या लिखा है, इन वाटर ट्रांसमिशन ए कंड्यूट इज अ चैनल और पाइप यूज्ड टू कन्वे वाटर ओपन अंडर प्रेशर। ठीक है, अंडर प्रेशर ये अंडर प्रेशर भी हो सकता है, एंड कैन इंक्लूड क्लोज सेक्शन भी हो सकता है ऑफ एक्वेडक्ट, टनल्स और पाइप मेड ऑफ मटेरियल लाइक स्टील, कंक्रीट और कास्ट आयरन। तो आपका कंड्यूट भी स्टील का भी हो सकता है, कंक्रीट का भी हो सकता है और कास्ट आयरन का भी हो सकता है। और कहीं कहीं पर हम प्लास्टिक मटेरियल भी यूज करते हैं। तो वही बात मैं दोबारा बोलूंगा, जैसी रिक्वायरमेंट वैसा मटेरियल हमें यूज करना होता है। अब ऐसे ही हमें टाइप्स, इसी को फर्दर करते हुए हमें कंड्यूट को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला प्रेशर कंड्यूट, सेकंड ओपन कंड्यूट। जैसे कि हमने देखा प्रेशर कंड्यूट कौन से कंड्यूट होंगे?
दीज आर क्लोज कंड्यूट, ठीक है। वाटर फ्लोज अंडर प्रेशर, ये क्लोज प्रेशर के, प्रेशर कंड्यूट नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसके अंदर जो पानी फ्लो होगा वो प्रेशर के साथ फ्लो होगा, ठीक है। दूसरा है ओपन कंड्यूट, तो ओपन कंड्यूट में ओपन होगा आपका सरफेस, तो जब ओपन सरफेस है तो वहां पर तो हम पंप यूज ही नहीं कर सकते, कर सकते हैं पर प्रॉपर उस एफिशिएंट उस इफिशियंसी के साथ नहीं यूज कर सकते, ठीक है। इसे आगे समझते, पहले समझते हैं प्रेशर कंड्यूट को। तो प्रेशर कंड्यूट, दीज आर क्लोज कंड्यूट वेयर वाटर फ्लोज अंडर प्रेशर, जैसा हमने भी समझा। ऑफन यूज फॉर सिटी वाटर सप्लाई एंड टू मिनिमाइज वाटर लॉस, ठीक है। वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए, है ना, फ्रॉम इवेपोरेशन और परकोलेशन। जब पानी आपका जो आपका कंड्यूट आप यूज कर रहे हैं वो क्लोज है, तो इवेपोरेशन की तो बात ही रह गई, नहीं होगा उसमें, इवेपोरेशन तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो इवेपोरेशन कब होता है, जब आपकी अल्ट्रावायलेट रेस, सन की अल्ट्रावायलेट रेस आपके वाटर बॉडीज पे गिरती है, टकराती है, तो कंड्यूट जब हमारा क्लोज है तो उसमें तो आपका जो इवेपोरेशन होना है ही नहीं, थोड़ा बहुत इवेपोरेशन होता है, वो माइनर होता है बिकॉज ऑफ हीटिंग ऑफ कंड्यूट मटेरियल, ठीक। तो क्या है यहाँ पे, क्या हो गया, प्रेशर कंड्यूट विच ए क्लोज कंड्यूटर, नो एयर कैन ईदर इनटू एंड नो एयर कैन एंटर इनटू the water flows under pressure above the atmospheric pressure, ठीक है। तो the hydraulic gradient line for such a conduit can be obtained by the joining the water surface elevation, जो आपकी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है वो ऑब्टेन होती है कैसे, सरफेस एलिवेशन इन द पीजोमीटर, ठीक है, जो इंस्टॉल किया गया है आपके वेरियस प्लेसेस पे। अब जैसे आपको यहाँ पे इमेज दिख रही है, इमेज में डेटम लाइन यहाँ पे आपको दिख रही है ना, तो एंड ऑफ कंड्यूट आपको यहाँ पे दिख रहा है, टोटल एनर्जी लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। हेड लॉस यहाँ पे होगा, यहाँ पे वी स्क्वायर अपॉन 2g के प्रेशर से यहाँ पे आपका जो फ्लो हो रहा है, यहाँ पे इसकी हाइट कितनी हो गई Z1, यहाँ पे कितनी हो गई Z2, ये हमने मेंशन कर रखा है। तो दिस इज डायग्राम ऑफ फ्लो इन प्रेशर कंड्यूट, ठीक है। ओपन कंड्यूट जो हमारा ओपन होने वाला है, देखो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज ओपन कंड्यूट, ये हमने यहाँ पे आपका एलिवेशन एलिवेशन में डेटम लाइन से एलिवेशन में, और यहाँ पे थोड़ा टिल्ट हमने कर दिया इसको, ठीक। और ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये क्या है, ओपन एरिया। तो दिस इज वाई आपका जो यहाँ पर जो ओपन एरिया आपको दिखने वाला, तो ये क्या होगा, यहाँ पे जो पानी फ्लो होगा ओपन होगा, और उन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कैनल्स या प्लम्स, ठीक। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि इन सच ए कंड्यूट द ग्रेडियंट लाइन विल कोइंसाइड with the water surface and will be parallel to the bed of the conduit, right. In such a flow the water is all along to atmospheric pressure and there is no pressure turned in Bernoulli pressure, राइट। तो ये था क्या हमारा हमारा दोनों हमारा ओपन कंड्यूट और प्रेशर कंड्यूट हमने समझा। अब आपके ग्रेविटी कंड्यूट को मैं बात करूं, ग्रेविटी कंड्यूट को आपको ओपन कंड्यूट भी बोला जाता है, ठीक है। तो ग्रेविटी कंड्यूट कैन बी फर्दर, जो इसमें यूज करते हैं फॉर्म जो हमारी यूज होती है, पहले उसे समझते हैं। हमने तो तीन टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा था, पैराकनल, फ्लूइड एंड एक्वेडक्ट, इसे समझते हैं। ये 2 नंबर में पूछा भी जा सकता है कि कैनल्स क्या होते हैं, फ्लूइड्स क्या होंगे, एक्वेडक्ट क्या है, इसमें एक्सप्लेन करो। तो ये 2 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो पहला समझते हैं कैनल्स क्या है। तो कैनल्स आर द ओपन चैनल
तो आगे चलते हैं। हमने यहाँ पे समझ लिया तो अपना आपका कनल्स क्या है। बेसिकली जो ओपन आपका जो हम इस ग्राउंड है, जो ग्राउंड सरफेस है, उसको काट करके जो आपका एक लो एलिवेशन में जब एक्सकवेट थोड़ा हम करते हैं, जो एक बैंक हमें प्रोवाइड होता है लो ग्राउंड में, उसे हम कैनल्स बोलते हैं। ये आपका जो हो सकता है ज्यादा इसकी बिल्ट हो सकती है, डेप्थ कम होगी, डेप्थ भी ज्यादा हो सकती है कुछ वेरियस केसेस में। ठीक, तो अब हम क्या कहेंगे यहाँ पे, तो दे आर जनरली कंस्ट्रक्टेड इन बैलेंस एंड इन फिल एंड आर चीप टू बिल्ड इन सुटेबल सॉइल। दे मे बी ईदर लाइंड और अनलाइंड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड के नेचर के अकॉर्डिंग ही हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं या बोले उसको डिजाइन करते हैं। ठीक है, वहां पे उसकी वेलोसिटी को भी देख करके हम उसको डिजाइन करते हैं, क्वालिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड को देखकर भी हम उसको डिजाइन करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लूम्स क्या होते हैं। ओपन चैनल सपोर्टेड अबाउट द ग्राउंड ओवर क्रिस्टल्स आर कॉल्ड फ्लूम्स। जो आपके ओपन चैनल्स जो सपोर्टेड होते हैं अबाउट द ग्राउंड ओवर, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, आपके फ्लूम्स बोलते हैं। ये बेसिकली आपके सर्कुलर और रेक्टेंगुलर हो सकता है क्रॉस सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो। ठीक है, आरसीसी मेटल के होते हैं, ये प्लास्टिक की भी बनाए जाने लगे हैं आजकल, है ना। और आपके एक फाइबर भी यूज होने लगा है इसमें, और फाइबर इन इनर इसके पोर्शन में यूज किया जाता है। ठीक है, एक्विडेक्ट्स क्या होते हैं, ये आपका होता है बेसिकली स्ट्रिक्टली स्पीकिंग जो बोल कि ग्रेड एक्विड आर क्लोज्ड। जो हमारा एक्विडेक्ट्स होते हैं क्लोज्ड रेक्टेंगल और सर्कुलर हॉट सो सेक्शन, हॉट सू सेक्शन बिल्ट फॉर मैसनरी और आरसीसी। ठीक है, मैसनरी को सकते हैं, आरसीसी मटेरियल की हम बनाते हैं इनको। ठीक है, आरसीसी का क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनमें हमारा जो वाटर की वजह से प्रेशर पड़ता है और वहां पे हमारा हाई स्ट्रेंथ मटेरियल होना चाहिए, तो इसलिए हम वहां पे आरसीसी यूज करते हैं। ठीक, आरसीसी आप लोगों को पता होगा, जहाँ पे आपके हम कंक्रीट में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं, वो आरसीसी कहलाता है। ठीक, यहाँ पे हम जनरली जो डिजाइन करते हैं, वन हाफ एंड थर्ड फोर्थ जो उसका फुल पार्ट का, हम जो इसका प्रेशर को हम काउंट काउंट जो करते हैं, इसको कितना करते हैं, हाफ एंड थर्ड फोर्थ हम यहाँ पे इसको काउंट करते हैं। ठीक है, मटेरियल की बात करें, वही हमने जो किससे कहा था, सबने बात की है, स्टील का हो सकता है, कास्ट आयरन का हो सकता है, एज वेल एज प्लास्टिक भी हम यूज करते हैं। एप्लीकेशन की बात मैं अगर करूं, एप्लीकेशन कहाँ पे यूज होगा, कंड्यूट्स आर एसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर फ्रॉम सोर्सेज टू ट्रीटमेंट प्लांट एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट या कंज्यूमर तक कह सकते हैं। ठीक है, इरिगेशन के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में भी आपके कंड्यूट इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक, तो ये हमने समझा अभी तक कंड्यूट क्या होता है। कंड्यूट 2 नंबर में पूछा जा सकता है और इसके टाइप्स को भी पूछा जा सकता है अगर ये लॉन्ग में आया तो। अब बात करते हैं वाटर पाइपलाइन की। तो वाटर पाइपलाइन हम समझ गए, ट्रांसमिशन ऑफ वाटर में समझे थे कि पाइपलाइन के थ्रू ही वाटर एक जगह से दूसरी जगह कन्वे किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, ट्रांसमिशन होता है आपके वाटर का। अब जैसे आपको इमेज दिख रही है, इमेज में आपको सर्कुलर एक कंक्रीट का पाइप दिख रहा है, राइट। इस पाइप के थ्रू जब हमें कहीं किसी दूसरे एरिया में ज्यादा क्वांटिटी में पानी चाहिए होता है, या हम किसी दूसरे स्टेट से पानी ले रहे होते हैं, हमारे स्टेट में पानी कम है, तो हम इस तरीके के बड़े कंक्रीट के सर्कुलर पाइप्स हम यूज करते हैं। ठीक है, तो जब हम ऐसे पाइप हम यूज करेंगे तो क्या होगा, पानी बेसिकली आपका एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा, राइट। और हम इन पाइप को विद द हेल्प ऑफ जॉइंट्स यहाँ पे इनको जॉइंट कर देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम अगर हमें यूपी से आपके हरियाणा तक अगर पाइप लगाना है तो हमें जॉइंट ना करना पड़े, एक ही लाइन में वो पाइप हो, ऐसा हो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम इसे छोटे छोटे पाइप से बनाते हैं और उन्हें विद द हेल्प ऑफ जॉइंट्स जॉइंट जॉइंट करके जॉइंटेड के थ्रू से जॉइंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं अभी तक। वाटर वाटर पाइपलाइन क्या है, पानी को ट्रांसफरिंग करने के लिए यूज होती है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, लीकेज लॉस ड्यू टू लीकेज जो होता है वो कम होता है हमारा पाइपिंग के थ्रू। ठीक है, अब समझते हैं जो आपका पाइपिंग जो हम कर रहे हैं, पाइपलाइन है, वो लेइंग वाटर सप्लाई पाइपलाइन को कैसे लेइंग करते हैं, कैसे बिछाते हैं। हम आपके जो वाटर पाइपलाइन है किस तरीके से बिछाएंगे, प्रोसीजर क्या है उसकी। देखो,
अब इसे मैं एक एग्जांपल से समझ। अब ये सपोज करो जहां आपका कॉलेज है, आप सिविल इंजीनियर बन गए हो और आपको आपके कॉलेज यानी कि डाइट तक आपको पाइपलाइन अपने कॉलेज, अपने घर से जहां भी आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो वहां से अपने डाइट तक आपको पाइपलाइन पहुंचानी है। तो कैसे करोगे? सबसे पहले प्लानिंग करनी होगी। ठीक है, प्लानिंग करोगे कि किस किस जगह से हमें पाइपलाइन लेकर के जानी है। ठीक है, पाइपलाइन लेकर के जानी है, पहले ये बनाओगे, फिर उसका आपका डिजाइन ड्राइंग बनाओगे। ये पहले ये क्लियर प्लानिंग हो जाएगी, ब्लूप्रिंट आपका क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये एरिया है, इस एरिया से हमें पाइपलाइन लेकर के जानी है। ठीक है, फिर आप उसको ड्राइंग के थ्रू दिखाइए कि ये आपका, फिर आपका ड्राइंग डन हो जाएगी, गुड्स फॉर कंडक्शन कंस्ट्रक्शन के लिए हो जाएगी। फिर आप ये चूज करेंगे कि हमें यहाँ से वहां तक पाइपलाइन चाहिए, उस जिस एरिया पे हम बनाएंगे वहां पे प्रेशर कितना आने वाला है। सपोज करो वो हाईवे के नीचे से जा रही है, तो उस हाईवे के नीचे हम वो मटेरियल यूज नहीं कर सकते जो दूसरे एरिया में कर रहे हैं। तो उसे देख करके मटेरियल भी चूज करना पड़ेगा कि कौन सा मटेरियल अब हमें वहां पर यूज करना है। ठीक है, मटेरियल क्लियर हो गया। मटेरियल देखने के बाद फिर पाइप की डायमीटर भी देखनी होगी कि पाइप का डायमीटर कितना लेना है, फिर कितनी क्वांटिटी में पानी लेना है। कम क्वांटिटी में लेना आएगा तो फ्यूचर में भी कम क्वांटिटी में पानी चाहिए होगा तो कम डायमीटर लेंगे। अगर फ्यूचर में ज्यादा क्वांटिटी में पानी चाहिए तो ज्यादा डायमीटर ले लेंगे। ठीक है, मैप बन जाएगा, अब हमारा मार्किंग हो जाएगी। उसके बाद फिर क्या करेंगे? आपका मैप बनने के बाद कंस्ट्रक्शन फॉर गुड्स आपका मैप हो गया, ड्राइंग बन गई। अब क्या करेंगे? आपके मैप को सिविल इंजीनियर को प्रोवाइड कर देंगे। अब सिविल इंजीनियर का काम क्या है? सबसे पहले वहां पे मार्किंग करेगा, मार्किंग मार्किंग करने के बाद एक्सकवेट करेगा। एक्सकवेट करने का मतलब क्या है? डिग करेगा, खोदेगा, जहाँ पे भी आपका पाइपलाइन जाएगी। ठीक है, तो डिग करने के बाद क्या होगा? एक्सकवेट करेगा, एक्सकवेट करने के बाद क्या होगा? आपके जो पाइपलाइन है थ्रू द मशीन, ये ध्यान रखना है, थ्रू द मशीन केयरफुली हैंडल करेगा उनको, पाइपलाइन पाइप को आपके केयरफुली क्यों क्यों करेगा? क्योंकि अगर हमें पाइप को लेइंग करते हुए अगर कोई भी उसमें ब्रेक डाउन हो गया तो लीकेज हो जाएगा इन फ्यूचर। फिर हमें उसे रिपेयर करना पड़ेगा, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। जितना हमारा बनाने में लगता है उतना ही अप्रोक्स, उतना तो नहीं, अप्रोक्स उतना ही हमारा रिपेयरिंग में लग जाता है। राइट, तो केयरफुली हैंडल करेंगे विद द हेल्प ऑफ आपके मशीनरी के थ्रू। ठीक, पाइप प्लेसमेंट करेंगे। ठीक है, फिर पाइप हमारे पार्ट पार्ट में होंगे, उनको ज्वाइंट भी करना है। पाइप को ज्वाइंट करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे। ज्वाइंट करने के बाद ये भी तो देखना है ना कि कोई पानी हमारा पानी को मूव करके देखेंगे पानी लीक तो नहीं हो रहा। ऐसा ना हो हमने पानी चलाया नहीं और जो सॉइल हमने एक्सकवेट की थी, पाइप ले करने के बाद सॉइल को उसको ऊपर ढक दिया। अब ढकने के बाद हमें पानी मूवमेंट, जब पानी को ट्रांसमिशन हुआ, पता चला कि लीक हो रहा है, फिर दोबारा से डबल मेहनत हो जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना होता है? टेस्ट करना होता है वो आपके मिट्टी को भरने से पहले। ठीक है, टेस्टिंग में हम क्लियर हो गया, टेस्टिंग में गुड हो गया, मतलब डन हो गया। इसके बाद क्या करेंगे? बैक फिलिंग करेंगे। फिर इसके ऊपर आपका बैक फिलिंग कर देंगे। बैक फिलिंग की भी दो कंडीशन होती है। अगर प्रेशर ऊपर से आने वाला है ज्यादा, प्रेजेंट में नहीं है फ्यूचर में ज्यादा आने वाला है, तो कंक्रीट की एक बेडिंग कर देंगे उसके ऊपर, जिससे प्रेशर आएगा तो वो आपके सोइल में कन्वर्ट हो जाए। आप सोइल जो प्रेशर जो लोड आने वाला है वो सोइल में पहुंच जाए, आपके पाइप तक ना पहुंचे। अगर पाइप में पहुंचेगा तो वो क्रैक आने की चांसेस हो जाते हैं। क्रैक आएगा, फिर से लीकेज, फिर से लीकेज, तो फिर से रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस बार बार करनी पड़ेगी। तो इसलिए हमें आईएस कोड के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। ठीक है, फिर क्या होगा? एडिशनल कंडीशन कंसिडरेशन देख लेंगे वहां पे। ठीक है, पूरे नॉर्म्स फॉलो करेंगे। अब ले कर लेंगे जब पूरी सेफ्टी के साथ आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर हम क्या कर लेंगे? पानी जहां से भी हमें पिक उठाना था, जिस सोर्स से भी लेना था और जहां तक भी हमें पहुंचाना था, वहां तक हम उसे पहुंचा देंगे सेफ्टी के साथ। ठीक है, तो यही हमारा क्या था? लेइंग वाटर सप्लाई पाइपलाइन। इसमें अगर आप इमेज के थ्रू भी दिखा सकते हो तो आप जैसे जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते गए, अगर आप बना सकते हो तो बना दीजिएगा, बेटर रहता है। अगर आप इमेजेस के साथ और कोई वहाँ पे ग्राफिकल मेथड है और चार्ट अगर बन रही है, टेबल अगर बनना है, बनाओगे तो रिप्रेजेंटेशन अच्छी होती है और रिप्रेजेंटेशन से मार्किंग मार्क्स ज्यादा आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है।
चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लीकेज कंट्रोल इन वाटर सप्लाई पाइपलाइन। तो लीकेज कंट्रोल आपके वाटर सप्लाई पाइपलाइन में कैसे होगा? सपोज करो कि किसी वजह से आपके पाइपलाइन में लीकेज कंट्रोल हो गया, लीकेज हो गया, उसे कंट्रोल करने की क्या है सबसे पहली चीज, तो प्रेशर ऑफ पंपिंग mains are tested for 1.5 times for operating pressure in the pipe for 24 hours. The pressure is increased gradually at the rate of 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। हम सेंटीमीटर में लेकर के चल रहे हैं और 1 किलो पर मिनट की बात कर रहे हैं। लॉस ऑफ वाटर बाय लीकेज इज मेड अप एट नॉट मोर देन 0.1 लीटर पर एमएम ऑफ डायमीटर ऑफ पाइप। तो जो आपका होना चाहिए, जो आपका लीकेज हो रहा है वो मेड अप नॉट मोर देन 0.1 लीटर, ठीक है। अलाउ लीकेज ड्यूरिंग टेस्ट इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। हम लीकेज को कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक, तो फॉर्मूला है QL इज इक्वल टू ND स्क्वायर रूट P अपॉन 115, वेयर QL क्या है? अलाउड लीकेज इन लीटर पर डे। N क्या है? नंबर ऑफ जॉइंट्स। D क्या है? डायमीटर ऑफ पाइप इन mm, ठीक है। P क्या है? एवरेज टेस्ट प्रेशर, ठीक है। टेस्ट जो हमने एवरेज की, एवरेज टेस्ट प्रेशर जो हमारा आया, ठीक है। यहाँ पे हमने डायमेंशन एमएम में ले रखी है, या तो अगर वो किसी में भी हो, सेंटीमीटर में हो, इंच में, किसी में भी हो, हमें उसे एमएम में कन्वर्ट करेंगे जब जाकर के इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो अब क्या है, इसमें फॉलोइंग स्टेप्स हम यूज करते हैं। पहला, द पाइपलाइन इज टेस्टेड फ्रॉम सेक्शन टू सेक्शन। हमें जो पाइपलाइन है सेक्शन टू सेक्शन चेंज करनी होगा, चेक करनी होगी। जॉइंट जहां पर भी होगा, जॉइंट टू जॉइंट में चेक करना होगा। तो डाउन स्ट्रीम स्लूज वेज वाल्व इज क्लोज। जो डाउन स्ट्रीम स्लूज है, जो हम देखते हैं स्लूज जो होता है जो पानी को रोकता है, डाउन स्ट्रीम वाले को क्लोज कर देंगे। एंड वाटर इज एडमिटेड इनटू द पाइप थ्रू द अपस्ट्रीम स्लूज वाल्व। एंड वाटर इज एडमिटेड इनटू द पाइप, वो अपस्ट्रीम के थ्रू पहुंच रहा है। द एयर वाल्व विल बी प्रॉपर्ली ऑपरेटेड ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ द पाइपलाइन। ठीक, तो ये प्रोसेस हमें फॉलो करने हैं और इन पूरी प्रोसेस के थ्रू ही हमें क्या होगा, पाइप पानी को कंट्रोल कर सकते हैं, लीकेज को कंट्रोल कर सकते हैं। एक और चीज हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि जो हमने क्लोज्ड वाल्व जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसके थ्रू भी हम मेजर कर सकते हैं। थर्ड क्या हो गया, द वाटर इज एडमिटेड थ्रू द अपस्ट्रीम वाल्व, इट इज देन क्लोज्ड। ठीक, जो आपका एडमिटेड क्या है हमने थ्रू द अपस्ट्रीम वाल्व, इसको भी हम यहाँ पे मेजर करेंगे। क्या और क्या करेंगे यहाँ पे, सिमिलरली ऐसे ही हम प्रोसेस को आगे बढ़ते चले जाएंगे और यहाँ पे एक सुटेबल इंटरवल के थ्रू, बोल सकते हैं 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर, उसको चेक करते जाएंगे, ठीक है। होल्स को चेक करते जाएंगे और जो आपके पाइप सेक्शन है वो डिलीवरी पे कनेक्टेड है थ्रू ए स्मॉल बाईपास वाल्व, उसके थ्रू भी हम ये चेक करते जाएंगे और पता देखते रहेंगे कि कहीं पर आपका लीकेज की कहीं पे लीकेज वाटर का लीकेज तो नहीं हो रहा, ठीक है। और इसमें जब आपका बाईपास वाल्व देन क्लोज जब हो जाएगा एंड द पंपिंग इज डिस्कनेक्टेड, जब हम समझ जाएंगे कि जो बाईपास वाल्व देन क्लोज इज, पंपिंग डिस्कनेक्टेड करेंगे तो द पाइप इज देन कीप्ड अंडर प्रेशर फॉर 24 आवर्स एंड इंस्पेक्टेड फॉर पॉसिबल डिफेक्ट। तो आपने जो अंडर प्रेशर इसको रखा था, इसको इंस्पेक्ट करेंगे फॉर द पॉसिबल डिफेक्ट्स, लीकेज एट द जॉइंट्स, ठीक है, द कंप्लीट द प्रेशर टेस्ट, राइट। तो अब यहाँ पे एक हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, लीकेज अकर्स इन द पाइपलाइन। लीकेज जो आपका हो रहा है, जैसे आप इमेज में देख रहे हैं, लीकेज मिनिमल भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है आपका, और बहुत ज्यादा क्वांटिटी, जैसे आपको इमेज में दिख रहा है चारों तरफ से लीकेज दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है, आपके लीकेज अकर्स इन द पाइपलाइन कैसे कैसे होते हैं, जैसे एज शोन इन फिगर द लीकेज अकर्स इन द पाइपलाइन, इट मे अकर ड्यू मेनी रीजंस, ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, या तो अर्थक्वेक में वाइब्रेशन ज्यादा आ गया, अर्थक्वेक आया उसमें वाइब्रेशन आया, वाइब्रेशन के थ्रू ये आपके लीकेज दिखने लगा। ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू भी हो गया, हमने ध्यान से वहां पे कुछ और एक्सकेवेट कर रहे थे और कुछ काम कर रहे थे, वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया तो उसकी वजह से भी हो गया। ड्यू टू इंजीनियरिंग एक्टिविटीज, किसी मशीन के थ्रू हो गया, ठीक है।
अब बात है वेरियस मेथड आर एस्टेब्लिश्ड फॉर द लीकेज डिटेक्शन इन द पाइपलाइन। कौन कौन से मेथड है? बाय मेजरिंग द प्रेशर डिफरेंस, ठीक, बाय मेजरिंग द मास डिफरेंस व्हेन लीकेज अकर्स, ठीक है, बाय यूजिंग सेंसर रिलीज टू फ्लो विद वाटर स्ट्रीम। आजकल जो है आपके मशीनरी भी यूज होती है। सपोज करो आपके सरफेस के नीचे पाइपलाइन जा रही है, तो आप मशीनरी के थ्रू, आपके लेजर्स के थ्रू आप वहां पे मेजर कर लेते हैं कि पाइपलाइन कहाँ पर लीकेज हो रहा है, ठीक है। बट इन हमने जो तीन मेथड की बात की, ऑल द मेथड यूज फॉर डिटेक्शन आर अनेबल टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द लीकेज। जो तीनों मेथड हमने बात की है, ये आपके लीकेज की पोजीशन को नहीं मेजर कर पाता है, नहीं डिटेक्ट कर पाता है। ऑल द मेथड विल गिव द ओनली द इंडिकेशन फॉर द लीकेज। आपके लीकेज की इंडिकेशन दे देंगे, लेकिन पोजीशन नहीं बता पाएंगे, ठीक है। अब है आपका लास्ट कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी लीकेज डिटेक्शन इन वाटर पाइपलाइन। क्या है? देयर आर मेनी रीजन फॉर लीकेज इन द पाइपलाइन, सम ऑफ देम। पहला क्या है? ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब क्या है? आपके ह्यूमन इंटरवेंशन का मतलब मानवीय, मानव के हस्तक्षेप से या उनकी वजह से। ड्यू टू इंजीनियरिंग एक्टिविटीज, ये भी हमने बात की। ये ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, ब्रेकडाउन ऑफ पाइपलाइन कॉज, इन तीनों के बारे में तो बात कर ली हमने। इसमें क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ पाइपलाइन कॉज बाय कोरोजन, कोरोजन की वजह से, यानी कि जंग लगने की वजह से भी आपकी पाइपलाइन क्या हो जाती है? ब्रेकडाउन हो जाती है। सो व्हाट मे बी द रीजन इट इज नेसेसरी टू रिपेयर इट बिफोर एनी डिजास्टर एक्शन। तो ये मैंडेटरी हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है टू रिपेयर दैम, आपके डिजास्टर से बचने के लिए, ठीक। और यह लॉसेस कॉस्ट ड्यू टू लीकेज, कौन कौन से लॉसेस किसकी वजह से हो जाते हैं? ड्रिंकिंग की वजह से, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से, वाटर रेगुलेट्स और बॉडी टेम्परेचर की वजह से। ये क्या होते हैं? लॉसेस कॉस्ट आपके हो जाते हैं, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। चलिए, ये लास्ट टॉपिक था आपका। अब चलते हैं वही पहले स्लाइड में जहां पे हमने कहा था कि टॉपिक खत्म होने के बाद वापस से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे हम बात करने वाले। तो पहला है आपका व्हाट इज मीन, जो हमने आज जितने भी टॉपिक कवर किए, एक्सक्लूड मेथड ऑफ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, ये सारे के सारे टॉपिक आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग थे, ठीक है। तो पहला देखते हैं व्हाट इज मीन बाय कंड्यूट। कंड्यूट से आप क्या समझते हैं? हमने पढ़ लिया, एक एक डिवाइस, आपका इक्विपमेंट है जिसके थ्रू वाटर एक जगह से दूसरी जगह कन्वे हो रहा है। टाइप्स भी हमने देख लिया, प्रेशर एंड ग्रेविटी ग्रेविटी कंड्यूट, ठीक है। उसको भी आगे फर्दर डिवाइड कर देंगे, क्लासिफाइड कर देंगे। सेकंड है इलेबोरेट द प्रोसेसर ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ नीट एंड क्लीन डायग्राम। प्रोसेसर ऑफ ट्रांसमिशन हमें दिखा देना है ब्लूप्रिंट से लेकर के, यानी कि ड्राइंग बनने से लेकर के, मटेरियल चूज करने से लेकर के, आपके सॉइल को फिल करने तक की प्रोसीजर को आपको बता देना है, और एक नीट एंड क्लीन डायग्राम आपको वहां बनाना है। फोर्थ है आपका क्या? थर्ड है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेइंग इन वाटर सप्लाई सिस्टम। लेइंग से आप क्या समझते हो वाटर सप्लाई सिस्टम में? ये भी आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फोर्थ है आपका, फोर्थ के बारे में मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैंने एक न्यूमेरिकल आपको दिया है। इस न्यूमेरिकल को आपको अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन मेथड से भी सॉल्व करना है, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से भी सॉल्व करना है, जियोमेट्रिकल इंक्रीज मेथड या प्रोग्रेशन मेथड से भी आपको सॉल्व करना है। क्या कौन कौन से ईयर में निकालना है? 1981, 1980, 1991, 1994 एंड 2001 फ्रॉम द फॉलोइंग सेंसस फिगर ऑफ ए टाउन बाय, ठीक है। कैसे निकालेंगे मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे दूं, एक ऊपर ऊपर से आइडिया बता दूं। यहाँ पे हमारा क्या है? जो ईयर लिखा हुआ है यहाँ पे हमने एक रो में लिखी हुई है, पॉपुलेशन भी एक रो में लिखा हुआ है। तो करना क्या होगा? हम इसको एक कॉलम में लिख देंगे, जैसे हम अभी तक न्यूमेरिकल करते आए हैं। ईयर को लिखिए रो में लिख देंगे ईयर, पहला ईयर इस तरीके का बॉक्स लिखेंगे, बॉक्स बनाया, बॉक्स बनाने के बाद ईयर लिख देंगे, बॉक्स बनाया हमने, बॉक्स में ईयर लिख दिया, ठीक है। ईयर लिखने के बाद 901 और जितने भी हैं नीचे लिखते चले जाएंगे, ठीक, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे पॉपुलेशन,
इसको बंद कर देंगे। पॉपुलेशन में 60 दे रखी है, इसके बाद लिखते चले जाएंगे, ठीक है। अब ये करने के बाद आपको फिर इसे अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन मेथड से सोल्व करना है, फिर इसको इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से सोल्व करना है, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन मेथड से सोल्व करना है। आंसर क्या है? आंसर में इन तीनों मेथड का आपको आंसर जब नेक्स्ट पीपीटी यानी कि जब हम आपकी नेक्स्ट यूनिट लेंगे तो उस यूनिट में मैं आपको बताऊंगा इसके आंसर क्या है। ये आपको सोल्व करके रख लेने हैं, ठीक है। सोल्व करके आपको रख लेने हैं, आंसर क्या होगा ये मैं आपको नेक्स्ट पीपीटी में आपको बताऊं। तो लेक्चर समाप्त हो चुका है। तो जो न्यूमेरिकल हम बात किए हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगा। उसके आंसर में नेक्स्ट जो पीपीटी हमारी होगी उसमें मैं बता दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। Thank you, sir, and thank you all students. थैंक यू सर।